वजीर आजम आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में करेंगे इंतखाबी रैलियां। दूसरी तरफ अमित शाह मगरबी बंगाल में और बीजेपी सदर जेपी नड्डा असम में करेंगे अवामी जलसे। राहुल और प्रियंका भी असम और केरल में करेंगे इंतखाबी रैलियां। असम और मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के लिए आज खत्म होगी इंतखाबी मुहिम। बीजेपी कारकुन की ज़ईफ मां की मौत के मामले पर पार्टी वफ्द ने मगरबी बंगाल गवर्नर से की मुलाकात। मौत के जिम्मेदार को सख्त से सख्त सजा दिलाने का किया मुतालबा। मुल्क में टीकाकारी में आई तेजी। 6 करोड़ 5 लाख से ज्यादा अफराद को लगाए गए टीके। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन आज लेंगे वैक्सीन की दूसरी खुराक। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत मुल्क की 8 रियासतों में कोविड के नए मामलों में इजाफा। भारत की वैक्सीन मैत्री मुहिम जोरों शोर से जारी। भारतीय वैक्सीन पहुंची पैराग्वे, नाइजर, जिम्बाब्वे और फिजी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने इस पहल को बताया हिमायत और इत्तेहाद का मजहर। वजीर खारजा एस जयशंकर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में आज करेंगे शिरकत। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले दीगर मुल्कों के सरबराहों से करेंगे मुलाकात। वजीर खारजा ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से की मुलाकात। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ सादिया अलीम। खबरों की तफसीलात आपकी नज़र। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक मरहले में वोट डाले जाएंगे। तमाम सियासी पार्टियों के बड़े रहनुमा अपनी अपनी पार्टी के लिए तशहीरी मुहिम में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के धारापुरम में एक रैली से खिताब करेंगे। बाद में वो पुडुचेरी में भी एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को पतनमतिट्टा और तिरुवनंतपुरम भी जाएंगे। और वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज मगरबी बंगाल के नंदीग्राम और पंसकुरा पश्चिम में 3 रोड शो करेंगे। वो डायमंड हार्बर में एक रैली से भी खिताब करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज असम में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी भी आज केरल पहुंचेंगी। वहीं कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का असम पहुंचने का प्रोग्राम है। बीजेपी सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह के मगरबी बंगाल दौरे पर आइए बात करते हैं नंदीग्राम से फोन पर मौजूद अपने नामानिगार अनुज यादव से। जी अनुज, आप नंदीग्राम में मौजूद हैं और बीजेपी के सीनियर रहनुमा और अमित शाह जो हैं आज वहां पर खिताब करेंगे लोगों से। तो ऐसे में नंदीग्राम जो है एक बहुत ही हॉट सीट या ये कहें कि कांटे की टक्कर की सीट बनती जा रही है और बीजेपी का यहाँ पर कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, क्योंकि दूसरे चरण का जो 30 सीटों पर मतदान होना है उसमें नंदीग्राम भी एक सीट है। हालांकि ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा क्योंकि टीएमसी का इस इलाके को गढ़ माना जाता है। ये पूर्वी मिदनापुर का इलाका है, पश्चिमी मिदनापुर का इलाका है। लेकिन पिछले अगर हम बात करें तो ज्यादातर सीटों पे टीएमसी को ही बढ़त मिली थी। लेकिन 2018 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा जनाधार इस इलाके से बनाया और काफी विधानसभाओं पर अपनी बढ़त बनाई थी। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो इस बार टीएमसी के गढ़ में, टीएमसी के किले में एक बार सेंध लगाएंगे। निश्चित तौर पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो करेंगे नंदीग्राम में और दूसरी तरफ टीएमसी के नेता ममता बनर्जी भी 2 जनसभाओं को वहां पर संबोधित करेंगी। तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर नंदीग्राम के साथ साथ बाकी विधानसभाओं में भी देखी जा रही है। यहाँ आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा। सादिया जी अनुज, जैसा कि आपने बताया कि अमित शाह आज कई जगह पर रोड शो करेंगे और ऐसे में यहाँ पर आवाम बीजेपी की तरफ रागिब हो रही है। किन किन मुद्दों की तरफ अमित शाह जो है तवज्जो दिलाएंगे बंगाल के अवाम की? खास तौर से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आज उठाने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जितने भी यहाँ पर अभी तक उन्होंने दौरे किए हैं, जितनी जनसभाओं को संबोधित किया है,
वो लगातार जो टीएमसी का 10 साल का जो यहाँ पर शासन रहा है उस पर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर बनाया है और अपनी जनसभा में इसी बात को कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार की खबरें देश की सुर्खियां बनती हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि यहाँ जो भी काम होते हैं वो कट मनी के बिना नहीं होते, बिना पैसे लिए नहीं होते, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो यहाँ पर ठेकेदारी करने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, बाकी बुनियादी ढांचे को काम करने से जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं सब में पैसा लिया जाता है। इस तरह का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी नेता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात करें तो वो लगातार बीजेपी के नेताओं पर ही हमलावर हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर बीजेपी यहाँ पर आएगी तो फिर विकास नहीं होएगा। पिछले 10 साल के अंदर जो ममता बनर्जी ने यहाँ पे गरीब लोगों के लिए कार्य किए हैं वो सब रुक जाएंगे। तो इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति का दौर फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जनता के मन में आज भी बुनियादी मुद्दे हैं। जनता यहाँ की चाहती है कि उनका जो भी नेता विधानसभा में चुनकर जाए या फिर जिसकी भी सरकार बने वो उनके इलाके का विकास करे, डेवलपमेंट करे, चाहे वो बुनियादी रूप में हो, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के रूप में हो या फिर रोजगार उपलब्ध कराने या फिर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात हो। जी अनुज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि अनुज ने बताया कि बुनियादी मुद्दे जिनमें रोजगार, करप्शन और बुनियादी ढांचे का फरोग शामिल है, ये आवाम के दिल के करीब हैं। और असम और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशरीही मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। मगरबी बंगाल इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 1 अप्रैल को 30 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। इस मरहले में 171 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस मरहले में नंदीग्राम के अलावा खड़गपुर, सदर और मोइना असेंबली सीट हसास मानी जा रही हैं। इन सीटों पर मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अगर बात आसाम की करें तो वहां दूसरे मरहले में 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस मरहले में 345 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा अपने उम्मीदवार के हक में तशहीर कर रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज असम में इंतखाबी रैली करेंगे। इस पर तफसील जानते हैं गुवाहाटी में मौजूद अपने नामानिगार राजेश राज से। जी राजेश, बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज असम में रैली करने वाले हैं और ऐसे में कौन कौन सी ऐसे मुद्दे हैं, मौजूआत हैं जिनको वो उठाएंगे आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए? जी राजेश। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल दोहरा है। जी राजेश, जेपी नड्डा आज असम के लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे, तो ऐसे में बीजेपी कौन कौन से मुद्दों को लेकर आवाम के दरमियान जा रही है और उन्हें अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि राज्य में दोबारा सत्ता में आसीन हो और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वही कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा वापस करना चाहती है, लिहाजा कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बदरुद्दीन अजमल के साथ आने के बाद कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है और वो कोशिश कर रही है कि बदरुद्दीन अजमल के बहाने वो कांग्रेस को घेरे। और 15 साल तक तरुण गोगोई के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार रही, तरुण गोगोई को हालांकि भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार ये आरोप भी लगाती रही है कि तरुण गोगोई की सरकार में भ्रष्टाचार का भी जो है बोलबाला रहा है। बीजेपी सुशासन और विकास के एजेंडे के सहारे कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है और बदरुद्दीन अजमल के बारे में ये कहती है कि तरुण गोगोई हम कहा करते थे, लेकिन उस बदरुद्दीन के बहाने कांग्रेस उस बदरुद्दीन को कांग्रेस ने अपने साथ कर लिया और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को घेर रही है कि अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री होंगे तो राज्य में फिर हिंसा का माहौल देखने को मिलेगा। तो सांप्रदायिक रंग देने का आरोप जो है कांग्रेस पर बीजेपी लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने आप को कैसे काउंटर करती है इस सवाल पर, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज शाम दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए। निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तरह के कोरोना के लिहाज से एहतियात बरतने की कोशिशें जो हैं उसके वो जारी हैं और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार निर्वाचन आयोग जो है वो प्रयास कर रहा है।
और 1 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण का मतदान जो है वो 6 अप्रैल को होगा। और इसके लिए कल गृह मंत्री अमित शाह जो है वो तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। गुवाहाटी में भी एक रैली को वो संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो लगातार राज्य में कैंप कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री की भी 2 रैली होने की सूचना जो है वो प्राप्त हो रही है। जी राजेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि राजेश राज ने हमें बताया कि सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और बीजेपी खासतौर से यहाँ पर कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो इस चुनाव में एक तरह से जो करप्शन है उसके मुद्दे को लेकर वो बेदार नहीं रही है। और उन्होंने लोगों को एक ऐसा माहौल दिया जिसके अंदर लोग भ्रष्टाचार और करप्शन से काफ़ी मुतासिर रहे हैं। तो ये ख़ास मुद्दा। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म के जनूबी भारत के दौरे पर, और इस सिलसिले में हम जानकारी लेंगे केरल के पलक्कड़ में मौजूद अपने नामानिगार उर्मिलेश से। जी उर्मिलेश, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। ऐसे में बीजेपी की तरफ यहाँ के जो अवाम है उनका कितनी तवज्जो देख रहे हैं, कितना मुतासिर कर पा रही है बीजेपी यहाँ पर अवाम को अपनी जानिब? जी सादिया, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि 6 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है। उस मतदान के लिए तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं और उसके अलावा भी जो तमाम जो प्रदेशों के नेता हैं, तमाम प्रदेशों के नेता सहित तमाम दलों के नेता यहाँ केरल में आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत कम समय यहाँ पर मतदान के लिए रहेगा है। लिहाजा इसके हिसाब से तमाम जो नेता है, तमाम जो राष्ट्रीय नेता है वो यहाँ पर आकर के चुनावी रैलियाँ हुई, उसके अलावा रोड शो हुआ, उसके अलावा भी तमाम जो और कार्यक्रम है उनमें हिस्सा ले रहे हैं। उसी हिस्से के हिसाब से आज जो है देखा जाए तो आज का दिन काफी अहम है केरला के लिए, क्योंकि केरल में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है यहाँ पर पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा को संबोधित करने के लिए जो है यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन बीजेपी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। जब हमने कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की थी तो उन पे जो विश्वास था, उनका जो उत्साह था, वो कह रहे थे कि इससे जो है कहीं ना कहीं इस चुनाव में ही फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री की इस रैली से, क्योंकि जो कैडर है बीजेपी का, एनडीए का जो कैडर है, उससे कहीं ना कहीं उत्साह होगा, उसमें जो है प्रधानमंत्री जोश भरेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है आने वाले मतदानों में मिलेगा। जो कैडर है वो कैडर जो है अपने दुगने एनर्जी के साथ काम करेगा। साथ ही यहाँ पर एक मुद्दों की बात की जाए, शायद ये तो मुद्दे यहाँ पर हमारे दर्शक जैसे जानते हैं कि चुनाव से पहले यहाँ पर जो है सोना तस्करी का मामला एक प्रमुख मुद्दा था, साथ ही यहाँ पर नियुक्तियों का भी मामला है। उसके अलावा यहाँ पर सबरीमाला जैसे मुद्दे जो है एनडीए उठा रहा है और विपक्ष उठा रहा है। अगर तीनों यहाँ पे केरल की बात की जाए तो केरल में अगर पिछले चुनाव 2016 की बात की जाए, उससे पहले के चुनाव की बात की जाए तो लिहाजा यहाँ पर केवल एलडीएफ और यूडीएफ हुआ करता था। अब जो 2021 का चुनाव है साथिया, 2021 का चुनाव एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए ने जिस तरीके से चुनावी दंगल में अपने तमाम बड़े चेहरों को उतारा है, वो कहीं ना कहीं जो केरल की जनता है, केरल के नौजवान है, केरल की जो महिलाएं हैं, केरल के जो पुरुष है, तमाम जो मतदाता है, उन मतदाताओं के बीच में जो है अपनी एक जो राजनीतिक वो है वो पहचान दिलाने की बात कर। साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखा जा रहा है बीजेपी, एनडीए, एलडीएफ और यूडीएफ में। साथ ही अगर यहाँ पर बात की जाए जो यहाँ पे चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो है, क्योंकि अब अंतिम दौर है, उसकी रूपरेखा तैयार कर दी है चुनाव, तो इसके हिसाब से क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी है तो उसको देखते हुए तमाम रूपरेखा तैयार की है। उसने जो है जो मतदाता बूथ है, उन मतदाता बूथों की जो मतदाता बूथ है वो दुगने कर दिए हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही जो उसके अलावा भी तमाम गाइडलाइनें तय की है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो रैलियां निकले या जो डुअर कन्वेंसिंग हो, उसमें बहुत सारे लोग ना हो, मास्क पहन के काम करें, साथ ही जो है डिस्टेंस का पालन करें। उसके अलावा अगर यहाँ पलक्कड़ सीट की बात की जाए सादिया, तो हमारे दर्शक जानते हैं कि जो यहाँ पर मेट्रो मैन सिरधरन है, उस सिरधरन इस चुनाव में जो यहाँ पे सीट है, सीट पे जो उन्हें ताल ठोकी एनडीए की तरफ से, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर एनडीए दूसरे नंबर पे रहा था, लिहाजा इस बार की जो स्थिति है, इस बार को अगर पूरा राजनीतिक सिनेरियो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेट्रो मैन को उतरने से जो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच में देखा जा रहा है। सादिया जी उर्मिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि उर्मिलेश ने हमें बताया, बीजेपी और एनडीए का रंग काफी तेजी से वोटरों को अपनी तरफ लुभा रहा है। और बीजेपी कारकुन की बुजुर्ग मां की मौत के मामले पर भी बीजेपी के नुमाइंदा वफ्द ने मगरबी बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की है। बीजेपी नुमाइंदा वफ्द ने मौत के लिए जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता दिनों शुमाली दमदम में बीजेपी कारकुन को निशाना बनाया गया था, जिसमें उनकी मां भी जख्मी हो गई थी, जिनकी बाद में मौत हो गई। अब मामले पर रियासत में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता रही है।
वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्टी कारकुन की मां की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके बताया, बंगाल की बेटी शोभा मजमुदार जी की मौत से दुखी हूँ, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा था। उसके कुंबे का ये दर्द और घाव तवील अरसे तक ममता दीदी को परेशान करेगा। बंगाल तशद्दुद से पाक भारत के लिए लड़ेगा। बंगाल हमारी बहनों और माओं के लिए एक महफूज रियासत की जंग लड़ेगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया, बुजुर्ग मां शोभा मजमुदार जी की रूह को सुकून दें। बेटा गोपाल मजमुदार के बीजेपी कारकुन होने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जाएगा। ये भी बंगाल की मां थी, बंगाल की बेटी थी। बीजेपी हमेशा मां और बेटी की सिक्योरिटी के लिए लड़ती रहेगी। और अगली खबर, अब बात करते हैं वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के ताजिकिस्तान दौरे की। वजीर खारजा आज अफगानिस्तान के बारे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के नवे वज़रा सतह के इजलास में हिस्सा लेंगे। इजलास से अलहदा एस जयशंकर का दीगर शिराकतदार ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के तहत तिजारत, कारोबारी और सरमायाकारी इत्मीनान साजी के तरीक़ेकार के लिए अहम मुल्क के तौर पर भारत ने इस शोबे के साथ अफगानिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा माशी इत्तेहाद के लिए इलाकाई राब्ते को मुस्तहकम करने के लिए ठोस कोशिशें की हैं। भारत और अफगानिस्तान के शहरों और ईरान में चाबहार बंदरगाह के माबैन एयर फ्राइट कॉरिडोर्स का अमल इसी सिमत में एक कदम है। अफगानिस्तान में अमन, खुशहाली और इस्तेकाम के अहम फरीक के तौर पर भारत ने अफगानिस्तान से मुतालिक बैनुल-अक़वामी अमल में तामीरी किरदार अदा किया है। इससे पहले कल वजीर खारजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात के दौरान अफगान क़याम अमन पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने दोशांबे में एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस की नवी मीटिंग में हिस्सा लिया। इजलास की मेज़बानी ताजिकिस्तान कर रहा है। ये इजलास अफगान अमन के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी रजामंदी को मजबूत करने पर मरकूज है। गुज़िश्ता हफ्ते अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अत्तार ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जयशंकर और NSA अजीत डोवाल से मुलाकात की थी। नई दिल्ली में अफगानी वज़ीर ख़ारजा ने क़याम अमन पर जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने मॉस्को में ट्राइका अमन मीटिंग का जायजा लिया और उसे मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग के हतमी ऐलान को मज़बूत बताया था। वज़ीर ख़ारजा के ताजिकिस्तान दौरे और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पर आइए बात करते हैं अपने नामनिगार अमृतपाल से। जी अमृतपाल, जैसा कि ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और उन्होंने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात की है। कितनी अहम मानी जा रही है ये कॉन्फ्रेंस और आगे जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं और साथ साथ जो ममालिक वहाँ पर इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं उनसे किस तरह के राब्ते और किस तरह की बातचीत ज़ेर गौर आ सकती है? देखिए, ये जो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है, ये 2011 में तुर्की ने शुरू किया था और अब ये वज़रा लेवल पर 9वीं मीटिंग है इनकी, जिसमें वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर शिरकत करने गए हैं। एसेंशली अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या हो, पीस एंड स्टेबिलिटी कैसे आए और उसके लिए एक रीजनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन का इनिशिएटिव है। इस्तांबुल में शुरू हुआ था, जैसे मैंने कहा 2011 में। जो तमाम ममालिक हैं उनके वज़ीर ख़ारजा करीब 30 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आज शिरकत कर रहे हैं और दर्जन और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, जो राइट्स तंजीमें हैं, डिवेलपमेंटल तंजीमें हैं जो शिरकत कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर की कल सदर गनी से जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी अपने पर्सपेक्टिव शेयर किए थे कि उनके अफगानिस्तान को लेकर क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आज तमाम मुल्क जो इस पर अपनी राय रखेंगे। एसेंशली भारत का ये लगातार कहना रहा है कि रेकंसिलिएशन और अमन का जो प्रोसेस है अफगानिस्तान में, वो अफगान ओन्ड होना चाहिए, अफगान लेड होना चाहिए और अफगान कंट्रोल्ड होना चाहिए। और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, जैसे आपने बताया कि चाबहार से लेके एयर फ्रेट कॉरिडोर्स तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भारत ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में अभी तक उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए की है और अफगानों की चल रही है उसके भारत चाहता है कि वो एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव अफगानिस्तान
की तरफ हो, जिसमें सभी माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाए। और जब भारत आज अपना पक्ष रखेगा तो यही वजीर खारजा जयशंकर यही रखेंगे हार्ट ऑफ एशिया में कि अफगानिस्तान का जो रोड मैप है रेकन्सिलिएशन का, वो अफगानिस्तान इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, ना कि और जो फैक्टर्स हैं वो उस पर बेस्ड होना चाहिए। सादिया जी अमृतपाल, जैसा कि आपने बताया कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और साथ ही साथ वहां पर जितनी भी अक़लियतें हैं वो भी वहां पर महफूज रहें, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहता है भारत। और अफगानिस्तान में माशी और साथ ही इस्तेहकाम के लिए भी यहाँ पे लगातार कोशिशें भारत की तरफ से की जा रही हैं। तो ऐसे में आज हार्ट ऑफ एशिया में भारत की जानिब से जो ये पहल है, इसका कितना असर दूसरे ममालिक के रहनुमाओं पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारत बड़ी पुरजोर तरीके से हमेशा अपनी बात रखता आया है अफगानिस्तान के अमन के क़याम को लेकर। देखिए जी, दूसरे ममालिक के रहनुमाओं पर क्या असर होगा, हर एक अपनी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है। पाकिस्तान का अपना व्यू है, ईरान का अपना व्यू है, तुर्की का अपना व्यू है। होता क्या है कि तमाम, क्योंकि ये एक रीजनल इनिशिएटिव है सिक्योरिटी और कोऑपरेशन का, तमाम ममालिक अपने अपना जो उनका नजरिया है वो रखते हैं और एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं इस इजलास में कि आगे बात कहाँ जाएगी। अभी तक जो प्रोसेस हुआ है उसका रिव्यू करते हैं और अपना, जैसे मैंने कहा, नजरिया रख के कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो कंसेंसस कई बार बिल्ड होता है, कई बार नहीं बिल्ड होता। फाइनल डिसीजन तो हुकूमत अफगानिस्तान का है कि क्योंकि वो एक सॉवरेन रियासत है, सॉवरेन मुल्क है, वो किस तरफ लेके जाना चाहता है। पर क्योंकि पूरे खित्ते पर इसका असर पड़ता है तो खित्ते के जो तमाम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की या अपना प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं। हर एक का अपना एक रवैया है। भारत, जैसे मैंने कहा कि अफगान ओन, अफगान लेड, अफगान कंट्रोल्ड रेकन्सिलिएशन, पीस प्रोसेस और डेवलपमेंटल प्रोसेस होना चाहिए, ये भारत का नजरिया है। जी अमृत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत मुल्क की 8 रियासतों में कोविड के नए मामलों में तेजी जारी है। दूसरी तरफ टीकाकारी मुहिम भी तेजी से जारी है। अब तक मुल्क में 6 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। महाराष्ट्र में कुल 31,643 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में इन्फेक्शन से 102 मरीजों की मौत हुई है। कोविड मामले में महाराष्ट्र में शरह मौत 1.98% है। दूसरी तरफ 20,854 अफराद सेहतयाब होकर अपने घर वापस चले गए हैं। इसके अलावा अब तक 23,53,307 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त रियासत में 3,36,584 पॉजिटिव मामले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,904 नए मामला सामने आए हैं। इसी दौरान 6 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में इन्फेक्शन के कुल 6,59,619 मरीज हैं। दूसरी तरफ लगभग 1,411 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर आजम ने एग्जाम वॉरियर्स के नए एडिशन को सोशल मीडिया पर मुश्तरक किया है। किताब के नए एडिशन का ऐलान करते हुए वजीर आजम ने कहा कि किताब तलबा को इम्तिहान से पहले होने वाले तनाव को कम करने का फार्मूला बताएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अब जबकि इम्तिहानात का दौर शुरू होने वाला है, ऐसे में एग्जाम वॉरियर्स का नया एडिशन मौजूद है और इसे मुश्तरक करते हुए खुशी हो रही है। किताब में तलबा के करने के लिए कई दिलचस्प काम और नए फार्मूले हैं। इम्तिहान से पहले तनाव से आज़ाद रखने की जरूरत किताब में बताई गई है। वैक्सीन मैत्री मुहिम के तहत कल पैराग्वे को भारत में तैयार कोविड वैक्सीन की 1 लाख खुराक की खेप मिली। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट किया, दोस्तों के लिए दूर नहीं। गौरतलब है कि वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक को कोरोना वायरस वैक्सीन फराहम कर रहा है। फिजी, नाइजर और जिम्बाब्वे ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत में तैयार कोविड-19 टीके हासिल किए हैं। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी ममालिक को कोरोना वायरस के टीके फराहम कर रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने बताया कि फिजी, नाइजर और जिम्बाब्वे को भारत में तैयार टीके मिल चुके हैं। 70 से ज्यादा ममालिक ने पहले ही टीके हासिल कर लिए हैं। वाज़ेह है कि मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार में इन ममालिक में शामिल हैं जो वबा के दौरान भारत की मदद हासिल कर चुके हैं।
नाज़रीन, आज राजस्थान का यौम तासीस है। हर साल 30 मार्च को राजस्थान के क़याम के मौके पर यौम राजस्थान मनाया जाता है। मुल्क के कसरत में वहदत का आगाज़ इस प्रोग्राम को मनाने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली के NDMC सेंटर में रंगारंग राजस्थान डे का इनेकाद किया गया। पेश है OP यादव की ये खास रिपोर्ट। रेतीली सरजमीन की रियासत राजस्थान की सकाफत वाले रंगारंग प्रोग्राम का ये दिलकश नजारा है राजधानी दिल्ली में मुनक्किद यौम राजस्थान का। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने के लिए आए पार्लियामेंट में खारजी मामलों की कमेटी के सरबराह PP चौधरी ने कहा कि राजस्थान बहादुरों की सरजमीन है। राजस्थानी जुबान को आइन की 8वीं फहरिस्त में शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं और इसमें हमें जल्द कामयाबी मिलेगी। पहले हमारे राजनाथ सिंह जी के पास भी हम ले गए थे, गृह मंत्री जी के पास भी मामला ये विचाराधीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जरूर निर्णय होगा और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी। प्रोग्राम में शामिल होने आए एक और मेहमान खुसूसी मरकजी दर्जे फहरिस्त ज़ात कमीशन के सरबराह विजय कुमार सांपला ने इस तरह के प्रोग्रामों को सकाफत से जोड़ने का जरिया बताया। अपने संस्कृति को भी और भारत की संस्कृति के साथ जोड़कर एक सुमेल करने का काम जो भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक जो है उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं। प्रोग्राम में मौजूद राजस्थानी जुबान को तस्लीम कराने के लिए बरसों से जिद्दोजहद करने वाले राजस्थानियों का मुतालबा है कि राजस्थानी जुबान हमारी सकाफत की शनाख्त है, इस पर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। ये आंदोलन काफी सालों से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि उसका हल जल्दी निकलेगा कि राजस्थान ये भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुए। भाषा को मान्यता मिले इसके लिए हमने 1947 से संघर्ष कर रखा है। प्रोग्राम के दौरान राजस्थानी जुबान, सकाफत और अदब को बढ़ावा देने वाली शख्सियतों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। एक मोटिवेशन मिलता है और व्यक्ति जो ये कार्य कर रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये सम्मान मेरा या वीणा कैसेट का या वीणा म्यूजिक का नहीं, यह सम्मान राजस्थानी लोक संगीत का है। अच्छा लगता है जो सामाजिक संगठन खास तौर पर आगे आकर समाज के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मान्यता देते हैं। मुझे साहित्य का सम्मान मिला है, मुझे गौरव है कि मैं इसी राजस्थान की बेटी हूँ। प्रोग्राम में मौजूद दीगर मेहमानों ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम राजस्थानी लोगों को आपस में जोड़ने और सकाफत को आगे बढ़ाने के जराए हैं। आयोजकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये संस्था इसी तरीके से आगे चलती रहे। देश की राजधानी में बैठ करके और ये कार्यक्रम एक संयोजित करना, इसके लिए संस्था के जो भी पदाधिकारी हैं धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे लगता है कि देश में जो संस्कृति है उसके अंदर राजस्थान का ही सबसे बड़ा योगदान है। राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति कितनी भव्य है उसको आप जानो और इससे जुड़ो और अपने घर में भी अपने जीवन में भी इसे अपनाओ। लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इस टाइप के जितने नए प्रोग्राम होते हैं और लोग कहां से जुड़ते हैं। राजस्थान जो है वीरों की भूमि है जहां तरह तरह की संस्कृति का एक समावेश है। वाज़ेह है कि 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का इंजमाम हुआ था और वो वसीतर राजस्थान बनी थी। इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान का दिन मनाने की शुरुआत हुई थी। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में राजस्थान संस्था संघ ने मुल्क की कसरत में वहदत की अक्कास राजस्थान दिवस मनाने का प्रोग्राम तय किया था। राजस्थानी संस्था संघ द्वारा राजधानी दिल्ली में राजस्थान दिवस का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से एक और जहां राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्यिक विरासत को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने का काम होता है, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में रह रहे प्रवासी राजस्थानी को एक मंच पर लाकर देश की विविधता में एकता के दर्शन करवाने का काम भी होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ में OP यादव, DD न्यूज दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ यह वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।